होगी जिससे इंडक्शन होगा, तो सेल्फ इंडक्शन। तो नाम से ही इसमें पता लग रहा है कि अपने अंदर ही करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल। एक कॉइल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बाय विर्च्यू ऑफ which it induces an EMF in itself. It induces an EMF in itself. तो कॉइल अपने अंदर ही एक EMF इंड्यूस करते हैं बाय चेंजिंग द करंट। ठीक है, तो अगर आप कॉइल के अक्रॉस कोई करंट चेंज करोगे तो उसमें एक EMF इंड्यूस हो जाएगा जो कि लेंजेस लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो जो ये प्रॉपर्टी होती है कॉइल की, तो पहले हम क्या करते थे कि कोई एक चीज में हम जैसे मैग्नेट को नजदीक लेके आ रहे हैं तो कॉइल में करंट इंड्यूस होती थी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड था वो एक्सटर्नल था, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सटर्नली हम चेंज कर रहे थे। अब क्या करेंगे कि जो करंट है उसको चेंज करेंगे, खुद का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इस प्रॉपर्टी को कि अपनी ही करंट को चेंज करके कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, इसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो फ्लक्स है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब एरिया के साथ एसोसिएट होगा तो फ्लक्स आएगा, इसलिए फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इसको फ्लक्स को, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें, ठीक है, तो एक कांस्टेंट को यूज करेंगे और ये L हो जाएगा, तो 5B हो जाएगा L इंटू आई। जो L है इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, तो L इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्शन, या इसका जो प्रॉपर टर्म है वो है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, उसको तो हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, और ये जो टर्म है L, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो अगर आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, और इसकी यूनिट क्या होती है? तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की यूनिट होती है हेनरी, और इसको H से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको डिफाइन करना है। L हो जाएगा 5B डिवाइडेड बाय I। तो हम इसमें करंट को 1 एम्पियर रख सकते हैं। अगर करंट 1 एम्पियर हो जाएगा तो L की वैल्यू 5B के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल, ठीक है, L से इसको डिनोट करेंगे, ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो डेफिनेशन है उससे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये जो सेल्फ इंडक्शन है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी जो डिफरेंट है वो कभी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो सेल्फ इंडक्शन है इसकी यूनिट अलग होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट अलग होती है। जैसे 1 मीटर कभी 1 किलोग्राम के इक्वल नहीं हो सकता, उसी तरह से जो L है वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल नहीं हो सकता, बस उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूमेरिकली इक्वल टू। तो न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर आपने यहाँ पे न्यूमेरिकली वर्ड नहीं लिखा तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकी सिर्फ नंबर में जो वैल्यू आएगी वो इक्वल हो सकती है, यूनिट डिफरेंट होगी, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी तो इक्वल नहीं हो सकती। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन a unit current is flowing across it. Unit current is flowing across it. तो कॉइल के अंदर अगर आप 1 एम्पियर की करंट फ्लो करो, उस मोमेंट पे जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतनी वैल्यू का उसके अंदर सेल्फ इंडक्शन होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, नोट करिए बेटा इसको।
ठीक है बेटा, देखिए जरा सेल्फ इंडक्शन इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पहले हमने जो सेल्फ इंडक्शन था वो फ्लक्स के टर्म्स में पढ़ा था, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्लक्स की वैल्यू Li के इक्वल है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? क्योंकि हमें सेकंड लॉ से पता है कि डिफरेंशिएट करने से ईएमएफ हमको मिलता है, और हमें इसको ईएमएफ के टर्म्स में पढ़ना है। तो ईएमएफ माइनस डी फाई डी टी के इक्वल हो गया, और डी फाई डी टी की वैल्यू डालिए तो ये एल डी आई डी टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा, माइनस तो न्यूमेरिकल वैल्यू से खत्म हो जाएगा, और ये डी आई डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है L, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ मॉडुलस, मॉडुलस मतलब नेगेटिव साइन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, डिवाइड बाय डी आई डी टी। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको हम करंट चेंज को लिख सकते हैं। डी आई डी टी किसको बताता है? इंस्टेंटेनियस रेट को बताता है कि करंट आप किस रेट से चेंज कर रहे हो। तो जो डी आई डी टी है, अगर उसकी वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकंड होगी तो जो L है वो ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ coil is numerically equal to, so this is numerically equal to EMF induced in the coil, if current is changing at unit rate, या if current is changing at unit rate। ठीक है, तो करंट का जो चेंज होने का रेट है वो यूनिट होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। तो इस टर्म को हम लिखेंगे करंट इज चेंजिंग एट अ यूनिट रेट, या आप इसको लिख सकते हो कि करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, तो ये ईएमएफ के टर्म्स में इसकी डेफिनेशन हो गई। नोट करिए बेटा कि आप कोएफिशिएंट को डिफाइन कर रहे थे, अब आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन 1 हेनरी। तो हेनरी क्या है? इसकी सेल्फ इंडक्शन की यूनिट है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि डिफाइन 1 हेनरी, तो आप इसी में से इसकी डेफिनेशन बना दोगे। जैसे अगर हम डी आई डी टी को लेते हैं, डी आई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, और सपोज करिए कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी जो वैल्यू है वो 1 वोल्ट के इक्वल है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो L है वो तो ईएमएफ के इक्वल ही होता है, और ये 1 वोल्ट है तो ये 1 हेनरी के इक्वल होता है ना, क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है उसकी यूनिट तो 1 हेनरी के इक्वल होगी। तो अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो if current is changing at the rate of, if current in a coil is changing at the rate of 1 एम्पियर पर सेकंड, 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से अगर आप करंट को चेंज कर रहे हो, एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज 1 volt, then the coefficient of self induction of the coil, then the coefficient of self induction of the coil is 1 हेनरी। तो ये आपसे दोनों तरह से पूछा जा सकता है, नोट करिए टेस्ट निकालिए। कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। देखिए जैसे सपोज करिए कि कोई सोलेनॉइड है, ठीक है, तो ये भी सेल्फ इंडक्शन की एक कॉइल है, और इसमें सपोज करो कि आपने हाई करंट को फ्लो कर, इसमें आपको n दिया हुआ होता है, स्मॉल n, और स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
तो जितने भी लेंथ का आपको नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू n इनटू लेंथ। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, पहले हम इसका फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं और फिर इससे इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालते हैं। तो आप देखिए कि अगर इसका किसी एक टर्न को लेंगे, सपोज करिए कि ये इसका कोई बीच में से आपने एक टर्न ले लिया और इस एक टर्न के अंदर आप देखोगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो अगर आई करंट है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्सिस पे वो म्यू नॉट एन आई के इक्वल होता है, और इसका एक कॉइल का जो एरिया है वो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो अगर आप एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे, फ्लक्स ऑफ ईच टर्न, तो वो b डॉट a के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि b और a दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये b a into cos 0 के इक्वल हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये b into a के बराबर होगा। a is area of each turn of the solenoid। तो हमने एक टर्न का फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया कि एक टर्न के अंदर कितना फ्लक्स होगा। b की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू म्यू नॉट ni के इक्वल है, तो आप इसको म्यू नॉट ni लिख सकते हो, म्यू नॉट स्मॉल n कैपिटल I इनटू a। तो ये एक टर्न का फ्लक्स है। अगर हम टोटल फ्लक्स निकालें फाई नेट, ठीक है, ऑफ सोलेनॉइड, तो अगर पूरे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको म्यू नॉट ni इनटू a को नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कितनी है, स्मॉल n l के बराबर है, तो म्यू नॉट n i a, और ये जो कैपिटल N है इसको हम स्मॉल n इनटू l लिख सकते हैं, तो ये जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर a l इनटू i। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये सब सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और ये जो टर्म है ये एक्सटर्नल सोर्स से ली गई करंट है ना, तो सोलेनॉइड के अंदर बाहर से एक करंट डाली गई है, तो ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हुई है वो सोलेनॉइड की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और जो करंट है वो एक्सटर्नल। बाय डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो बाय डेफिनेशन जो कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है वो L इनटू I के इक्वल। यहाँ से हमने नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट किया तो म्यू नॉट n स्क्वायर a l इनटू I के इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू Li। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो जो L की वैल्यू है वो म्यू नॉट n स्क्वायर l इनटू a के बराबर हो जाएगा। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हो गया सोलेनॉइड का। ठीक है, अगर आप इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो स्मॉल n की वैल्यू भी हम इस पे डाल सकते हैं, तो स्मॉल n हो जाएगा कैपिटल N डिवाइडेड बाय L और इसका होल स्क्वायर इनटू L इनटू a, ये हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर बाय L स्क्वायर इनटू L इनटू a हो गया, L से इसके एक बार कैंसिल हो गए और इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर बाय L इनटू a। तो आप स्मॉल n के टर्म्स में भी इसको याद रख सकते हो और कैपिटल N के टर्म्स में भी इसको याद रख सकते हो। L क्या चीज है, L इज, ठीक है, L इसकी लेंथ है, L इज लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और जो N है कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आ गया। अब इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है उसको हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, तो n के ऊपर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसको L को कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ये जैसे वो एयर कोर्ड सोलेनॉइड थी, इस सोलेनॉइड के अंदर हम एक ऐसे मटेरियल की कोर डाल देते हैं, जैसे ये हमने इसके अंदर एक ऐसे सिलिंड्रिकल कोर डाल दी है ना, ये इसके अंदर हमने सॉफ्ट आयरन की कोर डाली, तो दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर। तो आपने पढ़ा है कि जो सॉफ्ट आयरन है ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसके अंदर एक मीडियम आ गया, तो ये तो जो L है ये एयर कूल्ड सोलेनॉइड के लिए फॉर
एयर कोड, मतलब सोलेनोइड के अंदर एयर है और कोई मटेरियल नहीं है, और यहाँ पे आपने एक इसके अंदर एक कोर डाल दी सॉफ्ट आयरन की, तो इसके अंदर एक मीडियम आ गया। तो मीडियम का इफेक्ट कौन से फैक्टर पे पड़ेगा? अगर इसके अंदर एक मीडियम आप डाल दोगे तो एन, एल और ए, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन स्क्वायर अपॉन एल, ए तो एज इट इज रहेगा। बस मीडियम के लिए जो म्यू नॉट है उसके साथ साथ इसके रिलेटिव परमेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो इसके कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो अगर आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालना है या म्यू आर की वैल्यू निकालनी है तो आप एल एम अपॉन एल नॉट से भी निकाल सकते हो। एल नॉट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर एयर कूल्ड सोलेनोइड। नोट करिए टेस्ट, ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि भाई जब एयर कोल्ड सोलेनोइड थी तो क्या होगा, उसके अंदर आपने एक सॉफ्ट आयरन की कोर डाल दोगे तो उससे क्या होगा। तो बस ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, तो आपको सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे म्यूचुअल इंडक्शन, ऐसा ही है जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा, बस वो सेल्फ था, मतलब खुद के अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, और ये म्यूचुअल है। म्यूचुअल मतलब दो चीजों में आपस में कुछ इंटरेक्शन है जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स। तो जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो दो कॉइल्स की प्रॉपर्टी होती है, बाय virtue of which an EMF is induced in a coil. EMF is induced in a coil by changing the current in the other. By changing the current in the other. तो इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर आप एक कॉइल का करंट चेंज करोगे तो दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होगा। सपोज करिए कि दो कॉइल्स है, एक ही कॉइल है, ठीक है, इसकी करंट है I1 और ये फर्स्ट कॉइल है, कॉइल नंबर 1, इसके पैरेलल एक और दूसरी कॉइल रखी हुई है, ठीक है। हमने इसकी करंट को चेंज किया तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसके अंदर जो ईएमएफ है उसको हम E2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ईएमएफ है E2 वो इसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर आप फर्स्ट में करंट चेंज करोगे तो दूसरे वाले में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो E2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस m, ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकंड में, तो सेकंड का म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट आएगा फर्स्ट के रिस्पेक्ट में M21, और करंट चेंज होगी पहले वाले की, यानी कि di1 dt। इसी तरह से अगर आप दूसरे में करंट चेंज करोगे तो पहले वाले में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अगर आप E1 कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा माइनस M12 और ये di1 dt के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा di1 dt, तो यानी कि जिसमें भी di2 dt होगा, तो अगर आप सेकेंड कॉइल में करंट चेंज करोगे तो फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा और वहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो फर्स्ट कॉइल का आएगा। तो ये जो M21 लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है? M21 का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। ठीक है, इसी तरह से पहले वाले का होगा। तो अगर आप एक कॉइल में देख रहे हैं तो वो सेल्फ इंडक्शन होता है, और अगर आप दो कॉइल में देख रहे हैं तो वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको नोट करिए। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसका
जो यूनिट है, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर ही होता है, यानी कि हेनरी ही होता है। और इसको भी बिल्कुल इसी तरह से डिफाइन कर सकते हो आप जिस तरह से हमने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन किया। जैसे E2 की वैल्यू हमने निकाली -M21 dI1 dt, तो अगर M21 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -E2 डिवाइडेड बाय dI1 dt। ठीक है, अगर हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं तो ये E2 डिवाइडेड बाय dI1 dt के इक्वल होता है। अब इसमें अगर हम dI1 dt की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकंड लेते हैं तो जो M21 है वो E2 के बराबर होता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स। तो यहाँ पे अभी तो हमने बोला M21 और M12, अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट। तो ये M21 और M12 की जो वैल्यूज हैं वो इक्वली आती हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स इज numerically equal to EMF induced in a coil. EMF induced in a coil when current is changing at a unit rate in the other. When current is changing at a unit rate in the other. ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के लिए। दो लॉन्ग सोलेनॉइड है और कोएक्सियल है, मतलब उनका एक्सिस सेम। तो देखिए ये एक अंदर वाली कॉइल होगी, ये सपोज करिए कि एक अंदर वाली कॉइल है ना, और एक बाहर वाली कॉइल, ये इसके बाहर वाली कॉइल है जो इसको, तो एक अंदर कॉइल है एक बाहर कॉइल, और ये इसका एक्सिस हो गया, दोनों का जो एक्सिस है वो सेम है, कोएक्सियल सोलेनॉइड। ठीक है, जो बाहर वाली कॉइल है सपोज करिए कि उसमें I1 करंट फ्लो करती है, बाहर वाली कॉइल के अंदर I1 करंट आपने डाली, और आप अगर इस I1 करंट को चेंज करोगे तो जो अंदर वाली कॉइल है उस पे EMF इंड्यूस होगा। तो जो बाहर वाली कॉइल है उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट 1 यूज कर रहे हैं, जैसे इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1 और इसकी जो लेंथ है वो L के बराबर, लेंथ दोनों की सेम ही, ओवरलैपिंग लेंथ दोनों की सेम आ रही। तो जो अंदर वाला पार्ट है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को हम N2 ले लेंगे और लेंथ L ही रहेगी। तो जो बाहर वाली कॉइल है इससे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके सारे टर्न्स के साथ एसोसिएट होगा। तो जैसे हमने एक कॉइल का जो सोलेनॉइड था उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, फिर उससे फ्लक्स निकाला था, फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकाला था, बिल्कुल उसी तरह। बस इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फर्स्ट कॉइल का सेकंड कॉइल के साथ एसोसिएट होगा, है ना। तो अगर हम इसका देखें तो ये जो B1 है, I1 करंट है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 एक्सिस के ऊपर वो म्यू नॉट N1 I1 के इक्वल होगा, और N1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू I1। ये फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है। अब फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकंड कॉइल ईच टर्न, तो सेकंड कॉइल का जो हर एक टर्न है उसके साथ कितना मैग्नेटिक एसोसिएट होगा। तो फाई टू इज व्हाट, जो अंदर वाली जो छोटी कॉइल है उसके हर एक टर्न के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये अंदर वाला जो एक छोटे वाला टर्न है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा A2, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले वाले वेक्टर का आएगा। ठीक है, तो इसके साथ जब आप, बेटा किसी का माइक ऑन है उसको जरा बंद करिए, तो ये हो जाएगा B1 डॉट A2, और B1 और A2 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम ही है, तो ये B1 A2 cos 0 के इक्वल होगा।
cos 0 की वैल्यू 1 है, तो ये b1 की वैल्यू डाल दीजिए, तो म्यू नॉट n1 अपॉन l इंटू i1 इंटू a2 होगा। ये एक टर्म से एसोसिएटेड फ्लक्स होगा। तो अगर हमें phi2 यानी कि जो सेकंड कॉइल है उसका नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना हो, तो हमें उसके नंबर ऑफ टर्म से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट n1 बाई l i1 इंटू a2, और उसके नंबर ऑफ टर्म से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, n2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा म्यू नॉट n1 n2 डिवाइडेड बाय l इंटू a2 इंटू i। तो अगर इसमें पहले वाले कॉइल में I1 करंट है तो उससे एसोसिएटेड जो सेकंड कॉइल का फ्लक्स होगा वो इतना होगा। क्या इससे कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकंड कॉइल के अंदर? अभी जो हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया, क्या सेकंड कॉइल के अंदर इससे कोई ईएमएफ इंड्यूस हो पाएगा इस फ्लक्स से? तो ये कांस्टेंट फ्लक्स है, अभी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स कब चेंज होगा? जब हम इस करंट को चेंज करेंगे। अगर इस करंट को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, जिससे सेकंड कॉइल के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इससे हम E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। E2 हो जाएगा माइनस डी फाई टू डी टी। ठीक है, तो ये माइनस डी डी टी ऑफ फाई टू की वैल्यू डाल देंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट n1 n2 डिवाइडेड बाय l इंटू a2 इंटू i1। तो इसमें देखिए कि जो म्यू नॉट n1 n2 बाई l इंटू a2, ये सारे जो भी है ये फिजिकल कांस्टेंट है। ये सब फिजिकल कांस्टेंट है, इसमें से कुछ भी चीज चेंज नहीं हो रही। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है? करंट चेंज हो रहा है। तो ये डी i1 dt लिखते हैं। ठीक है, तो ये E2 की वैल्यू आ गई माइनस म्यू नॉट n1 n2 अपॉन l a2 इंटू डी i1 dt। और डेफिनेशन से ये किसके इक्वल होगा? माइनस m21 डी i1 dt के इक्वल होगा। तो बाय डेफिनेशन जो ईएमएफ है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन से, वो इसके इक्वल होगा। आप जब इनको कंपेयर करोगे तो ये डी i1 dt की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और m21 की वैल्यू आ जाएगी m21 इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 डिवाइडेड बाय l इनटू a2। ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हो गया सेकंड कॉइल का फर्स्ट कॉइल के रिस्पेक्ट में, म्यू नॉट n1 n2 डिवाइडेड बाय l इनटू a2। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आप अगर इसमें कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन से इसको कंपेयर करोगे तो ये म्यू नॉट n स्क्वायर बाय l था, म्यू नॉट n स्क्वायर बाय l इनटू a। तो n स्क्वायर का क्या मतलब हो गया? n इंटू n। वहां पे एक ही कॉइल थी तो जो नंबर ऑफ टर्न्स था वो दो मल्टीप्लाई हो रहा था दो बार। यहाँ पे दो कॉइल्स हैं तो इस n की प्लेस पे एक n1 आ गया और दूसरी कॉइल का n2 हो गया। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है, बस आपको n स्क्वायर की प्लेस पे n1 इंटू n2 लिखना है। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर आप n1 की वैल्यू डालना चाहते हो तो m21 हो जाएगा म्यू नॉट n1 की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल n1 इंटू l, और n2 की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल n2 इंटू l डिवाइड बाई l इंटू a। ये कैंसिल हो जाएगा और इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट n1 n2 l इंटू a2। ठीक है, तो स्मॉल n के टर्म्स में आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो m21 इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 l इंटू a2। तो कैपिटल N के टर्म्स में ये फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का, और स्मॉल n के टर्म्स में ये फॉर्मूला है। आप इसको नोट करिए। ये तो ये फर्स्ट केस था जब बाहर वाली कॉइल में करंट थी और अंदर वाली कॉइल का हमने कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला। अब इसको चेंज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो अंदर वाली कॉइल है उसमें करंट फ्लो करेंगे और जो बाहर वाली कॉइल है उसका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे अब ये जो करंट है वो अंदर वाली कॉइल में करंट, इस वाली कॉइल में करंट है I2, और उससे हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे बाहर वाली कॉइल का। ठीक है, तो I2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो I2 का मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये B2। तो अब की बार ये जो B2 है ये एसोसिएट होगा। तो आप सबसे पहले ये बताइए क्या ये पूरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा? जो बड़े वाला टर्न है
उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा एसोसिएट नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ छोटे वाले टर्न के अंदर है। तो जो B2 है वो पूरा एसोसिएट नहीं हो रहा है A2 के साथ। जो B2 है वो पूरा A1 के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है। A1 एरिया कुछ ऐसा भी है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बाहर वाली कॉइल है उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे ईच टर्न का। और यहाँ पे जब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे P डॉट A वाला, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर वाली कॉइल का होगा यानी कि B2, और जो एरिया है वो बाहर वाली कॉइल का होगा। लेकिन बाहर वाली कॉइल का जो टोटल एरिया है वो एसोसिएट नहीं हो रहा है, तो हम इसलिए इसको इफेक्टिव लिखेंगे। इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब है जितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएट होगा उतना ही एरिया हम काउंट करेंगे A1 का, टोटल एरिया A1 को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा B2 A1 इफेक्टिव इंटू cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये B2 इंटू A1 इफेक्टिव आ जाएगा। cos 0 इज 1। B2 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट N2 इंटू I2, और A1 इफेक्टिव हो जाएगा A2 के बराबर। म्यू नॉट NI वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो ये एक टर्म का फ्लक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए कि A1 का जो इफेक्टिव एरिया है, A1 का इफेक्टिव एरिया वो किसके इक्वल होगा, A2 के इक्वल होगा। क्योंकि सारे के सारे जो A1 बड़ा टर्म है उसके अंदर उसको मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है, सिर्फ उतने एरिया के साथ एसोसिएट हो रहा है जितना एरिया अंदर वाली कॉइल का एरिया है। तो सारे में से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि A1 की जो इफेक्टिव वैल्यू है वो A2 के इक्वल है। तो अगर आपको जो बाहर वाली कॉइल है उससे नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो आपको उसके नंबर ऑफ टर्न से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू A2, और जो बाहर वाली कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि N1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और N1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये μ2, N2 को हम N2/L लिख सकते हैं इनटू I2 इनटू A2 इनटू N1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट N1 N2 डिवाइड बाय L इनटू A2 इनटू I2। ठीक है, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब अगर आप इसको करंट को चेंज करोगे तो फ्लक्स भी चेंज होगा, जिसकी वजह से फर्स्ट कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो अब इसका हम ये मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं और ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं। तो ईएमएफ हो जाएगा, फर्स्ट कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी E1 इज इक्वल टू माइनस d∅1 dt। ∅1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये dd ऑफ ∅1 हो गया म्यू नॉट N1 N2 by L इंटू A2 इंटू I2। तो जो भी फिजिकल कांस्टेंट्स हैं वो तो बाहर आ जाएंगे, जैसे N1 N2 by L इंटू A2, और करंट को हम चेंज कर रहे हैं इसलिए ये dI2 dt हो जाएगा। ठीक है, और जो ईएमएफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस M12 dI2 dt। ये ईएमएफ की वैल्यू हमने डाल दी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के डेफिनेशन से, और ये माइनस म्यू नॉट N1 N2 by L इंटू A2 इंटू dI2 dt। तो ये dI2 dt कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, तो म्यू नॉट N1 N2 by L इंटू A2 है ना। और यही वाला जो फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला M12 का भी। तो दोनों के केस में ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो एरिया है वो छोटे वाला एरिया है, जो अंदर वाला जो टर्म छोटे वाला टर्म है उसका एरिया आता है M12 के केस में भी और M21 के केस में। तो ये जो M12 की वैल्यू है ये M21 के इक्वल आता है, यानी कि पहले का दूसरे के रिस्पेक्ट में जितना कोएफिशिएंट ऑफ सेल म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, दूसरे का भी पहले के रिस्पेक्ट में उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। नोट करिए बेटा, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस
depends on distance between the coils. ठीक है, coils के distance के ऊपर डिपेंड करती है. The larger the distance, दोनों coils जितनी दूरी पे रखी हुई होंगी उतना ही कम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा. The less is M. M मतलब कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है. ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स, कॉइल्स अगर पैरेलल रखी हुई है तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स उसके साथ एसोसिएट होता है. अगर आप डिफरेंट एंगल्स पे रखोगे या अगर आपने परपेंडिकुलर रख दिया तो फिर तो वो और कम हो जाएगा. तो ओरिएंटेशन के ऊपर भी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है. दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स. अगर आप सेल्फ इंडक्शन की कॉइल्स को कंबाइन करते हो तो बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है. जैसे रेजिस्टेंसेस में होता है कि जैसे एक कॉइल है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन L1 है, फिर ये दूसरी कॉइल है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस L2 है. तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस LS वो L1 प्लस L2 के इक्वल होगा. और सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो इसका मतलब है कि इसमें करंट सेम रहेगा. तो बिल्कुल वही रेजिस्टेंस वाला है. इसी तरह से अगर आप दो कॉइल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो पैरेलल में अगर कनेक्ट करोगे तो ये L1 L2 तो इसमें ईएमएफ सेम रहेगा. ठीक है, और ये 1/LP इसके इक्वल हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 के इक्वल. ठीक है, तो सीरीज में LS की वैल्यू L1 प्लस L2 के इक्वल होगी और पैरेलल में 1/LP 1/L1 प्लस 1/L2 के इक्वल हो जाएगा. नोट करिए बेटा.